मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह एक्ट काफ़ी कठिन है और थोड़ा सा क्लिष्ट और बड़ा भी है, ठीक है ना। इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो पीसीएसजीओ में जो 9 एक्ट हैं जो इस बार नए जोड़े गए, कम से कम 20-25 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। एक सूचना मैं आप सभी को दे दूं अपने चैनल के माध्यम से। यह मेरा मोबाइल नंबर है 80-90-175-101, ठीक है। 175-101, 80-90-175-101। इस नंबर पे मैं गूगल पे और फ़ोन पे चलाता हूँ। जितने भी 9 एक्ट हैं जो मैंने आपको अपने चैनल पे पढ़ाए हैं, बताए हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ आपको जो है 100 रुपया यदि आप हमारे इस अकाउंट पे जमा कर देते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी सभी 9 एक्ट का, ठीक है। आप लोग, कम समय है, परेशान मत होइए, आराम से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि 9 एक्ट बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं एक्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। अधिनियम संख्यांक है 57/94। 20 सितंबर 1994 को यह अधिनियमित हुआ था। धारा 1 का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 में परिभाषा है। 2 में समुचित सरकार है। समुचित सरकार क्या है? समुचित प्राधिकारी क्या है, इसे धारा 17 में बताया गया है। 2 में बोर्ड है, इसे जो है धारा 7 में बताया गया है। ख में जो है गर्भ उत्पाद है, तो गर्भाधान से विकास तक, अर्थात डे 1 से 9वें महीने तक जो इसे गर्भ उत्पाद कहते हैं। भ्रूण, ख में जो है भ्रूण है, डे 1 से पहले दिन से 56 दिन तक जब बच्चा गर्भ में रहता है उसे भ्रूण कहते हैं, और 57वें दिन से उसे जो है गर्भ कहना शुरू कर देते हैं। ग में हो सकता है उसमें धड़कना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ग अनुवांशिकी सलाह केंद्र, संस्था, अस्पताल और परिचारक गृह, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे बहुत सारे गांव में है, आप इलाज कराइए, वो सलाह केंद्र है। घ, ठीक है, घ अनुवांशिकी क्लिनिक, ठीक है। इसमें एक स्पष्टीकरण है, प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाएं करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाएं करने के लिए उपयोग किया जाता है। अनुवांशिकी प्रयोगशाला, इसे हॉस्पिटल कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अनुवांशिक प्रयोगशाला प्रसव पूर्व निदान प्रशिक्षण के लिए नमूनों का विश्लेषण जो करते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जिसके पास परास्नातक की डिग्री हो, एमबीबीएस की डिग्री ना हो, एमएस हो, एमडी हो, ठीक है ना, जिसके पास परास्नातक की डिग्री हो उसे कहते हैं। चिकित्सा अनुवांशिकी किसे कहते हैं? जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो या डिप्लोमा जिसने कर रखा हो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, बाल चिकित्सक किसे कहते हैं? जो स्नातक हो या जो परास्नातक हो, यानी कि एमडी हो या एमएस हो, उसे क्या कहेंगे? बाल स्नातक कहेंगे। एमबीबीएस के बाद होता है एमडी और एमएस। प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया, झ में है। इया में है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी। ट में है प्रसव पूर्व निदान प्रशिक्षण। ठ में है विहित। ड में है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी। अत्ता में है सोनोलॉजिस्ट। सोनोलॉजिस्ट का मतलब जो अल्ट्रासाउंड को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। थ है राज्य बोर्ड और द है केंद्र सरकार, सॉरी, राज्य बोर्ड और राज्य सरकार, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है, इसे ध्यान से पढ़िए। जल्दी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अध्याय 2, इसमें धारा 3, 3A और 3B है, ठीक है। अध्याय 2 में जो है धारा 3A, 3 और 3A 3B है। इस अध्याय का जो चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी सलाह केंद्रों, अनुवांशिकी प्रयोगशालाओं और अनुवांशिकी क्लिनिकों का विनियम, अर्थात रेगुलेट कैसे होगा। ये धारा 3 में है अनुवांशिकी सलाह केंद्रों, अनुवांशिकी प्रयोगशालाओं, अनुवांशिकी क्लिनिकों का विनियम, तो ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप,
पहला, धारा 3 खंड 1, कोई भी अनुवांशिकी सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक जब तक इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड न हो, प्रसव पूर्व निदान क्रियाकलाप नहीं करेगा, ना ही संबंध रहेगा। संबंध रहने का मतलब क्या है? किसी की हेल्प नहीं करेगा किसी दूसरे संस्था पे जा करके, ठीक है ना, या किस, आप समझ रहे हैं इसको, ना जुड़ा रहेगा, कोई तकनीकी विशेषज्ञता देगा। खंड 2, कोई भी अनुवांशिकी सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, विधिक क्लिनिक किसी ऐसे व्यक्ति जो ऐसी अर्हता न रखता हो, मानार्थ या संदाय, मानार्थ का मतलब मानदेय पर, मानार्थ का मतलब क्या होता है? मानदेय पर, डेली वेज जो होते हैं, संदाय पर नियोजित करेगा न कराएगा, ठीक है, ना रखेगा ना रखवाएगा कोई भी कर्मचारी, चाहे डॉक्टर भी एक कर्मचारी है हॉस्पिटल का। कोई भी चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक या अन्य व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न प्रसव पूर्व निदान तकनीकी नहीं कराएगा, ठीक है। ये नहीं किसी झोला छाप के पास आप लोग भेज दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 3.1 लिंग चयन पर प्रतिषेध है, ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग पढ़िए। धारा 3A में जो है लिंग चयन पर प्रतिषेध है। और धारा 3B ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों आदि को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पराश्राव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध। पराश्राव्य मतलब मशीन का मतलब जैसे एक्सरे मशीन हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया, ठीक है ना, या सीटी स्कैन टाइप के जो मशीन हो गई, इन सब के जो है प्रतिषेध रहेगा, कोई रख नहीं सकता है। पराश्राव्य मशीन, इमेजिंग मशीन, स्कैनर, ठीक है ना, सीटी स्कैनर हो गया, इमेजिंग हो गया, जैसे ये इमेजिंग मशीन का मतलब अल्ट्रासाउंड हो गया, पराश्राव्य मशीन का मतलब एक्सरे हो गया, ठीक है ना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, अध्याय 3 में कुल 3 धारा है, 4, 5 और 6। अध्याय 3 में कुल 3 धारा है, 4, 5 थे। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन, यहाँ पर क्या है? अध्याय 2 क्या है आप देखिए। अध्याय 2 है क्लिनिक का विनियमन, ठीक है ना। अब प्रसव पूर्व निदान तकनीक का विनियमन, तकनीक का जो है इसको रेगुलेट किया गया। आगे देखते हैं क्या है। धारा 4 में है प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। प्रसव पूर्व निदान केंद्र निम्न असमानताओं में से किसी का पता लगा सकते हैं। निम्न असमानताओं में से यानी मतलब जब आप अपना परीक्षण कराते हैं किसी औरत का, तो क्या क्या आप उसमें पता लगा सकते हैं? गुणसूत्री असमानताएं या अप्रसमानताएं, ठीक है, जेनेटिकल जो है जो प्रॉब्लम होती वो, अनुवांशिकी, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन संबंधी, खून संबंधी, लिंग संलग्नता। लिंग संलग्नता का मतलब होता है जो हिजड़ा होते हैं, या ठीक है ना, तीसरा लिंग जो है उसके बारे में बताया गया है। जन्मजात असंगतियां, ठीक है, जन्मजात असंगतियां का मतलब जैसे 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां आ गई हैं, ठीक है, 2 नाक हो गया, 4 आंख हो गई, इस टाइप की ऐसी कोई अन्य असमानताएं। तीसरा है प्रसव पूर्व तकनीक का उपयोग तब हो अर्हित व्यक्ति उन कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि पहला, महिला जो है 35 वर्ष से बड़ी है, अधिक है, ठीक है, गर्भवती को 2 या अधिक बार गर्भपात या भ्रूण हानि हुई है। यहाँ पे देख, तीसरा, गर्भवती स्त्री औषधि विकरण संक्रमण से प्रभावित है, दवा रिएक्शन कर जाए या कोई विकरण से प्रभावित है तब। गर्भवती स्त्री स्वयं या उसका पति मानसिक मंदता से पीड़ित है। तो यह जो है प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग तब होगा जब इसमें कोई लक्षण दिखाई देता है इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह क्या हो गया? धारा 4। धारा 5 देखते हैं हम लोग, ठीक है। धारा 5 देखते हैं। गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की सूचना पर प्रतिषेध, ठीक है। क्यों ऐसा किया गया? धारा खंड 3 में, धारा 3 खंड में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्रसव पूर्व निदान तकनीक उपयोग तब करेगा जब गर्भवती को उसके सभी ज्ञात परिणामों के बारे में पता हो। भाई आप गर्भपात करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो गर्भवती को उस सभी ज्ञात परिणामों के बारे में डॉक्टर बता देगा। दूसरा, उसने ऐसा करने की लिखित सहमति दी हो
और इसकी संसूचना न तो गर्भवती स्त्री को और न उसके नातेदारों को दी जाएगी। ठीक है ना, आपने गर्भपात करा दिया लेकिन इसकी सूचना जो है आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब मान के चलिए या कोई हिजड़ा गर्भवती गर्भपात के दौरान पैदा हुआ और उसके नाते रिश्तेदारों को बता दिया गया इस बारे में, तो हल्ला कर देंगे पूरे समाज में कि हिजड़ा पैदा किया, हिजड़ा पैदा किया, नहीं किए होते तो आज हमारे पास एक होता ऐसा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है आजकल हमारे समाज में जानते हैं कितनी विसंगतियां हैं, कितनी कठिनाइयां हैं। धारा 6 में है लिंग अवधारण का प्रतिषेध। पहला, कोई भी अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक अपने केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक का प्रयोग न करेगा और न कराएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, दूसरा है कोई भी व्यक्ति लिंग के निर्धारण हेतु प्रस्ताव लेखन का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 6 में है अब आते हैं धारा 4। तो धारा 4 जो है धारा 7 से 16A तक, तो अध्याय 4 जो है धारा 7 से 16A तक है। यह है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। ठीक है, आप जानते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड क्या है। धारा 7 में केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन है। बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। ठीक है, क्या क्या होगा, अध्यक्ष इसका कौन होगा, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के बारे में है। अध्यक्ष कौन होगा, परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग का मंत्री। उपाध्यक्ष भारत सरकार का सचिव जो परिवार कल्याण विभाग का भार साधक है। 3 पदेन सदस्य, पहला केंद्रीय सरकार द्वारा महिला और बाल विकास, दूसरा विधि और न्याय मंत्रालय, तीसरा आयुर्विज्ञान और होम्योपैथिक विज्ञान का व्यक्ति होगा। ठीक है ना, आइए जानते हैं। महानिदेशक, केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक। ठीक है, 10 सदस्य होंगे, प्रत्येक से 2-2 लिए जाएंगे। 10 सदस्य होंगे और प्रत्येक से 2-2 लिए जाएंगे। विख्यात चिकित्सा अनुवांशिकी विज्ञ हो, दूसरा विख्यात स्त्री रोग विज्ञानी हो, तीसरा बाल चिकित्सक हो, चौथा जो है समाज विज्ञानी हो, पांचवा जो है महिला कल्याण संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला यानी कि एक्टिविस्ट हो। तो 10 सदस्य, हर एक वर्ग से 2-2 सदस्य लिए जाएंगे। ठीक है, 3 महिला सदस्य होंगे, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के। 4 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए हों। अब पदेन सचिव जो होता है केंद्रीय सरकार का संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है से अनिम्न जो है पदेन जो है सचिव होता। अब यहाँ पर देखिए सदस्यों की पदावधि क्या है, सदस्यों की पदावधि क्या है। अब देखिए यहाँ पर धारा 8 है ना, धारा 8 को मैंने लिख दिया इसे। कार्य देखिए, ये जो 10 सदस्य और 3 महिलाएं सदस्य हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा और 4 सदस्य जो इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष तक रहेगा और सबका जो है जब तक वो पद पर रहते हैं तब तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड का अधिवेशन, कौन सा बोर्ड, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का जो है अधिवेशन यहाँ पर देख रहे हैं। धारा 9 है केंद्रीय बोर्ड का अधिवेशन, अर्थात जो सेशन होता है, मीटिंग होती, 6 माह में 1 बार होगा। ठीक है, दूसरा 6 माह में 1 बार होगा। दूसरा, अध्यक्ष के न रहने पर उपाध्यक्ष मीटिंग का होल्ड करेगा, मीटिंग को होल्ड करेगा। तीसरा, यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों नहीं उस मीटिंग में रहते हैं तो सदस्य मिलकर जिसे चुन ले वह उस मीटिंग को होल्ड करेगा। यहाँ जिले लिखे हैं, यहाँ पर होना चाहिए जिसे। ठीक है ना, जिसे चुन लें, जिसे चुन लें वो उस मीटिंग को होल्ड करेगा। अब आते हैं धारा 10 है रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्रवाइयों का अविधिमान्य न होना। ठीक है ना, धारा 11 है, धारा 11 है, ये अलग चीज़ है, ये अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे धारा 11 है। धारा 11 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोग। धारा 12 बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। ठीक है,
कन्फ्यूजन मत होगा कि ये खंड है। धारा 13 है, बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपके लिए ये है धारा 14, ठीक है। यहाँ पे देखिए धारा 14 है ये ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। धारा 14 है, सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निर्हरताएं, ठीक है। किसी अपराध का दोषी हो, दिवालिया हो, पागल हो जाए, सेवा से हटा दिया जाए, अन्य कारणों से, जैसे अन्य कारणों से का मतलब कभी वो लिंग चयन में शामिल रहा हो, सेक्स निर्धारण करने में शामिल रहा हो, ठीक है ना, लिंग चयन में सहयोगी रहा हो, अन्य कारण से मतलब आप समझ सकते हैं कभी अपराधी प्रवृत्ति का रहा हो, पता चल जाए बाद में। आगे बढ़ते हैं। धारा 15 देखिए, धारा 15, पुनः नियुक्त के लिए सदस्य की पात्रता। पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य लगातार 2 अवधियों से अधिक के लिए पात्र नहीं होगा। यहाँ काफी महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है ना। पदेन सदस्य से भिन्न कोई अन्य सदस्य जो है दोबारा जो है नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 16, बोर्ड के कृत्य। बोर्ड कौन कौन से काम करेगी, केंद्रीय बोर्ड कौन कौन सा काम करेगी। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों, लिंग चयन तकनीकों के उपयोग और उसके दुरुपयोग के विरुद्ध नीति विषयक मामलों पर केंद्र को सलाह देगी। दूसरा, अधिनियम का पुनर्विलोकन, मॉनिटर तथा अधिनियम और नियमों में परिवर्तन करने के लिए सिफारिश करेगा। तीसरा, गर्भपात, लिंग निर्धारण, भ्रूण वध पर रोक, लोक जागृति पैदा करना। चौथा, आनुवांशिक सलाह केंद्रों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों आदि पर आचार संहिता अभिकथित करना, ठीक है। पांचवा, अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्यपालन का निरीक्षण करना। और छठा है, कोई अन्य कार्य जो उसे मिले, ठीक है, उसे करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए धारा 16A है, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन। धारा 16A काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। विधानमंडल वाला प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का एक बोर्ड का गठन करेगा जिसके कृत्य निम्न होंगे, जिसे राज्य या संघ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड कहा जाएगा, ठीक है। ये लाइन हमने बाद में जोड़ी है तो इसलिए थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो गया, जिसे राज्य संघ राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड कहा जाएगा। पहला, राज्य में लिंग चयन और भ्रूण हत्या रोग पर लोक जागृति पैदा करना राज्य बोर्ड का दायित्व है। राज्य में कार्यरत प्राधिकारियों के क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करना। तीसरा, अधिनियम व नियमों की मॉनिटरिंग करना और उसके साथ में बोर्ड को सिफारिश करना। चौथा, बोर्ड और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजना। पांचवा है अन्य कार्य, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते खंड 2, यहाँ पे देख रहे हैं आप, धारा 16A खंड 1 ये हो गया, ठीक है। ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा है आपको खंड 1 हो, खंड 2 यहाँ शुरू है। धारा 16A खंड 2, राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। राज्य बोर्ड जो है निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। कौन कौन, अध्यक्ष कौन होगा, राज्य में स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री इसका अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होगा, यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का सचिव। सदस्य, महिला व बाल कल्याण मंत्रालय या विभाग। समाज कल्याण, आयुर्विज्ञान तथा होम्योपैथिक के भार साधक का आयुक्त जो है इसका सदस्य होते हैं, सदस्य हैं, ठीक है ना। पदे नहीं गड़बड़ लिख दिया था हमने, तो सिर्फ सदस्य जो होते हैं, सिर्फ सदस्य राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुर्विज्ञान तथा होम्योपैथी का पदेन निदेशक। आयुर्विज्ञान का मतलब एलोपैथी, ठीक है ना, आयुर्विज्ञान का मतलब आयुर्वेद नहीं है, एलोपैथी है। सदस्य, विधानसभा विधान परिषद के 3 महिला सदस्य। विधानसभा या विधान परिषद के 3 महिला सदस्य जो है राज्य बोर्ड में रहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्य द्वारा नियुक्त किए गए 10 सदस्य, जिनमें से प्रत्येक 2 निम्नलिखित प्रवर्गों में से होंगे। पहला, विख्यात समाज विज्ञानी या विधि विशेषज्ञ हो। दूसरा, एनजीओ से या विख्यात महिला सक्रियतावादी हो, ठीक है ना, सक्रियतावादी माने एक्टिविस्ट हो। तीसरा, विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र विशेषज्ञ हो।
चौथा, विख्यात बाल चिकित्सक या चिकित्सीय अनुवांशिक विज्ञान में। पांचवा, विख्यात विकर्ण चिकित्सीय विज्ञानी या सोनोलॉजिस्ट। सोनोलॉजिस्ट का मतलब अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, ठीक है ना। 6, एक अधिकारी जो परिवार कल्याण के भारसाधक संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन सदस्य सचिव होगा। तीसरा, राज्य बोर्ड की बैठक 4 माह में कम से कम एक बार होगी, अर्थात वर्ष में 3 बार होगी। देख रहे हैं ना, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। राज्य बोर्ड की बैठक 4 माह में एक बार होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य बोर्ड की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 1/3 से होगी। राज्य बोर्ड जब कभी अपेक्षित हो एक सदस्य को सहयोजित कर सकता है, परंतु सहयोजित सदस्यों की संख्या राज्य बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक न होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अगला पार्ट जो है जल्द आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहीं तक देखिए, अगले पार्ट का इंतज़ार करिए, आ जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।